सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैंने एक टॉपिक उठा रखा अस्थमा का, और मैं आप लोगों को इसके बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये है अस्थमा का टॉपिक मैंने उठाया था। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। अ कंडीशन इन विच अ पर्सन्स एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन का एयरवे होता है, जो हमारा सांस लेने की नली होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड मतलब होता है सूजना, वो हमारी थोड़ी सी ब्रॉड मतलब सूज जाती है। नैरो एंड स्वेल, नैरो यानी पतली हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। हमारी जो एयरवे होता है वो सक्रिय हो जाती है, अंदर जाके हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लंग्स के अंदर, उसके अंदर सक्रिय हो जाती है। और स्वेल फूल जाती है एंड प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और इसी के वजह से हमें डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग लेने में, जो हम सांस लेते हैं उसमें हमें डिफिकल्टी होती है। इट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन है। क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली, ये लंबे समय तक इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो हमारे नाकों में होती है, मतलब एयरवेज में जो हमारी होती है लंग्स के अंदर, उसके अंदर ही होती है मेनली। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन है। ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। ये जब होती है तो काफी लंबे समय तक ये बीमारी आपके साथ रहती है। ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होती, और लगभग ऐसा माना जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस आप इसका वो कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और तात्कालिक जुगाड़ पे से चला सकते हैं, वो ले सकते हैं आप। डायरेक्टर वगैरह लेके इसको अपना कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। तो आगे चलते हैं। कॉजेस ऑफ अस्थमा। इसका पहला कॉज है वायरल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। वायरल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन वो है, वायरल रेस्पिरेटरी यानी जो हमें वायरल वगैरह हो जाते हैं, किसी को सर्दी जुकाम है, फिर किसी को कोई वायरस हो, वो हमें अगर लग जाता है तो उसकी वजह से हमें हो सकता है अस्थमा का हमें डिजीज हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका आ सकता है ठंडे मौसम, गर्म मौसम, एकदम से मौसम स्विच हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या फिर अचानक से ठंडी अचानक से गर्मी हो जाती है, उसकी वजह से भी अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, स्मोकिंग इन इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। स्मोकिंग, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो सब नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से भी अस्थमा के तो बहुत हाई लेवल ऑफ चांसेस होते हैं स्मोकिंग वगैरह की वजह से। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, जो इंडस्ट्रीज वगैरह फिट की गई है, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई गई है, नोएडा में, गुड़गांव में, बहुत से ऐसी जगह इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, उनके पोल्यूशंस की वजह से भी हम पे इफेक्ट पड़ता है और अस्थमा होने के चांसेस है। एलर्जन, एलर्जीज वगैरह हो, बहुत से लोगों को एलर्जीज वगैरह होती है, बहुत सी चीजों से, फूलों से, डॉग से, और बहुत सी चीजों से एलर्जीज होती है, उनकी वजह से भी उनको अस्थमा का हो सकता है। अगला आता है साइलेंट सिम्टम्स। खांसी, खांसी इसमें जायज, अगर अस्थमा है तो आपको खांसी आएगी। सफोकेशन, घुटन होती है, घुटन महसूस होती है। वीजिंग, ये एक साउंड है, एक टाइप का साउंड है वीजिंग। वीजिंग साउंड होता है, मतलब जब हम हमारा वो होता है, जब हमें अस्थमा होता है, जब हम खांसते हैं तो हमारी वीजिंग टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। अगला आता है हाइपोक्सिमिया। ये है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगती है, जब हम ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, हमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तब हमें होगी लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब ये अराइज होता है हाइपोक्सिमिया। डिस्निया, डिस्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। चेस्ट टाइटनेस, हमारी जो चेस्ट होती है वो टाइट होने लगती है, मतलब ऐसा हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ हम पे हैवी बर्डन सा पड़ रहा है, हमारी चेस्ट पे पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हम ब्रीथ नहीं ले पा रहे, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, इस वजह से होता है। एक ये मेन था, ये भी मैंने लिख लिया, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक क्यों होता है तो मैं आपको बता देता हूं। ब्रोंकोस्पैज्म, द मसल अराउंड एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में बता देता हूं, ज्यादा मैंने ब्रॉड नहीं करा है। द मसल अराउंड एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट, जो हमारी मसल होती है अराउंड एयरवे में, जो हमारे लंग्स के अंदर एयरवे होती है, जो मसल होती है वो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट यानी रुक जाती है, या फिर ना ब्लॉकेज, ब्लॉकेज होता है ना, ब्लॉकेज टाइप हो जाती है, वो इसके अंदर हो जाता है ब्रोंकोस्पैज्म के अंदर। फिर आता है इन्फ्लेमेशन, द लाइनिंग ऑफ एयरवेज बिकम स्वेलन, जो हमारी लाइनिंग होते है एयरवेज के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, ये विंड पाइप है, यहां से जाती है जब, तो यहाँ पे बहुत से डिवीजन है, वहां पे जब हमारी जाती है, लाइनिंग जाती है एयरवे में, तो वो स्वोलन हो जाती है, वो फूल जाती है, जब फूल जाती है तब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी अस्थमा अटैक पड़ जाता है, एकदम से अटैक पड़ता है। तीसरा है म्यूकस प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द अटैक बॉडी क्रिएट्स मोर म्यूकस, दिस थिक म्यूकस क्लॉग्स एयरवेज। ड्यूरिंग द अटैक ऑफ बॉडी, जब हमें अस्थमा अटैक पड़ता है तो हमारी बॉडी क्रिएट करती है मोर म्यूकस, म्यूकस यानी होता है बलगम, बलगम जो हमारा थूक होता है, बलगम होता है वो बहुत हाई लेवल पे प्रोड्यूस होने लगता है जब हमारा अस्थमा अटैक पड़ता है, और वो थिक म्यूकस ब्लॉक्स एयरवेज, वो क्या करता है, एयरवेज ब्लॉक कर देता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जैसा कि जो भी नर्सिंग का स्टूडेंट होगा वो इतना जरूर जानता होगा कि ये पॉइंट हर एक डिजीज कंडीशन में ऐड होता है, क्योंकि कोई भी अगर हम टेस्ट करते हैं उससे सबसे पहले हमारा काम होता है उनका हिस्ट्री कलेक्शन, उनकी फैमिली हिस्ट्री लेना, उनकी हिस्ट्री लेना कि पहले उनको क्या डिजीज कंडीशन थी, पहले उनको क्या बीमारियां थी, पहले किन किन चीजों से उन्होंने सफर करा है, क्या नहीं करा, कैसे क्या करा है। तो पहले हमें हिस्ट्री कलेक्शन लेना होता है। दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें फिजिकली उन्हें चेक करना होता है एक बार कि उनको क्या असली में रियल में क्या प्रॉब्लम है। उनको जो उन्होंने बताया वो अलग है, लेकिन हमें फिजिकली उनको देख के उनका पूरा चेकअप करना है। नॉर्मली जो चेकअप होता है वो चेकअप हमें करना है, वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा आता है आर्टीरियल ब्लड गैस, एबीजी। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूं। आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस क्या होता है? ये एक नॉर्मली ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है उसका पी स्केल, वो उसमें इसके अंदर नापा जाता है। इसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे नॉर्मली अगर आपको अस्थमा है तो आपका चेस्ट एक्सरे भी करके देखा ही जाता है। चौथा आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये होता है लंग्स का टेस्ट, आपका लंग्स कैसा वेल वर्किंग, काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब इस टेस्ट में आता है, पीएफटी में। इसके बाद आता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट, जो दवाइयां हम देते हैं जब हमें अस्थमा से हम सफर करते हैं। पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है? ये हमें हेल्प करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें हेल्प करता है रिड्यूसिंग स्वेलिंग। जो हमारा सूजन थी, जो हमारा इन्फ्लेमेशन था, इन्फ्लेमेट था, वो ये अगर हम लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो वो कम करने में हेल्प करता है। ब्रोंकोडायलेटर्स, ये हमें नॉर्मली हेल्प करता है जब अस्थमा होता है, तो मतलब हमें सांस लेने में थोड़ा सा हेल्प करता है, हमारा एयरवे थोड़ा क्लीन करता है। एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक इसलिए तब यूज में आता है, कोई एलर्जी वगैरह हमें होती है तो हम एंटीकोलिनर्जिक लेते हैं, उससे हमारी जो एलर्जी वगैरह होती है उससे कम हो जाती है। फॉर्मेटेरोल, सीवर केस में रिक्वायर दिस। जब अस्थमा में हमारा सीवर केस हो जाता है, बहुत हाई लेवल पे केस होता है, तब ये मेडिकेशन हमें लेनी चाहिए। और भी 2-3 है लेकिन ये एक मेन था तो मैंने ये डाली है, ये लेनी चाहिए। तो यही था ऑल अबाउट अस्थमा। मैंने सब कुछ बता दिया आपको अस्थमा के बारे में, और मैं होप का अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन आपको अराइज हो रहा है, तो आप जरूर बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी सोचे वोचे आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे बताना क्या है, और क्या आपको जानना है क्या नहीं जानना, सब कुछ बताना। बाकी मैं एट द एंड यही कहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।